आजकल भारतीय राजनीति में काफी हलचल है। विपक्षी दल लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उन पर कई तरह के आरोप हैं। बहस के लिए पूरा समय ना देना, कुछ खास नोटिस ही स्वीकार करना और सदस्यों को बार बार निलंबित करना, ये सब बातें चल रही हैं। हाँ, और इन सारी बहसों के बीच एक शब्द बार बार उछाला जा रहा है, महाभियोग, मतलब इम्पीचमेंट। बिल्कुल। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर कोई कह रहा है कि अध्यक्ष को इम्पीच किया जाएगा। और यहीं से आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो हमारे सामने एक संवैधानिक पहेली है। क्या लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति के लिए है? और मैं ये सस्पेंस शुरू में ही खत्म कर देती हूँ। बताइए। ये धारणा पूरी तरह से गलत है। लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग नहीं लगता। अच्छा। जी हाँ, महाभियोग शब्द भारतीय संविधान में सिर्फ एक ही पद के लिए है और वो है भारत के राष्ट्रपति। अध्यक्ष को हटाने का रास्ता वो बिल्कुल अलग है। तो चलिए इसी के साथ गूता लगाते हैं। सबसे पहले ये साफ करते हैं कि अगर अध्यक्ष पर महाभियोग नहीं लगता तो ये असली महाभियोग होता क्या है और ये इतना खास क्यों है? देखिए, महाभियोग का जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में मिलता है। आर्टिकल 61। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए है। इसका आधार भी सिर्फ एक है, संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन सुनने में तो बहुत गंभीर लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या संविधान कहीं बताता है कि इस उल्लंघन में क्या-क्या शामिल है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। संविधान इसे परिभाषित नहीं करता। मतलब ये खुला छोड़ दिया गया है? हाँ, ये संसद की समझ पर छोड़ दिया गया है। लेकिन आमतौर पर इसका मतलब देशद्रोह, मौलिक अधिकारों का हनन या जैसे सत्ता के घोर दुरुपयोग जैसे गंभीर मामलों से लिया जाता है। तो ये कोई छोटी-मोटी राजनीतिक असहमति का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तब इस्तेमाल होता है जब लगे कि राष्ट्रपति ने अपने पद की शपथ को ही तोड़ दिया है। और इसकी प्रक्रिया तो और भी ज्यादा सख्त होगी फिर। बहुत ज्यादा। इसे अर्ध न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया कहते हैं। अर्ध न्यायिक? हाँ। इसे शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए। 1/4 सदस्य? जी। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद अगर वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से 2/3? इसे ही विशेष बहुमत कहते हैं ना? बिल्कुल, इसी को विशेष बहुमत कहते हैं। अगर इस बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए तब मामला दूसरे सदन में जाता है। एक मिनट, मतलब दूसरा सदन एक तरह से अदालत की तरह काम करता है? वो सबूतों की जांच करता है, गवाह बुला सकता है? हाँ, कुछ हद तक। इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक कहते हैं। ये पूरी तरह से एक कोर्ट तो नहीं है, लेकिन जांच की प्रक्रिया काफी गंभीर होती है। और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है? पूरा मौका मिलता है। वो खुद या अपने प्रतिनिधि के जरिए अपना पक्ष रख सकते हैं। और अगर दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा सख्त है कि ये लगभग असंभव लगती है। आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति को इस तरह हटाया भी नहीं गया। तो क्या ये सिर्फ एक दिखावटी प्रावधान है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसे इतना सख्त बनाया ही इसलिए गया है। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, एक ऐसा संवैधानिक पद जो दलीय राजनीति से ऊपर माना जाता है। सही बात है। इसलिए उन्हें हटाने की प्रक्रिया लगभग न्यायिक बनाई गई है, ताकि कोई भी सरकार सिर्फ बहुमत के दम पर इसका राजनीतिक दुरुपयोग न कर सके। ये पद की स्थिरता और गरिमा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि महाभियोग और जजों वाली प्रक्रिया भी जो इससे मिलती जुलती है वो स्पीकर पर लागू नहीं होती। ये दरवाजे तो बंद हो गए, तो फिर वो कौन सा संवैधानिक रास्ता है जिससे सदन अपने ही अध्यक्ष को जवाबदेह ठहरा सकता है? इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 94C को देखना होगा। 94C? जी, ये खास तौर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के बारे में है और ये महाभियोग की दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक नहीं। तो क्या कहता है अनुच्छेद 94C? ये बताता है कि अध्यक्ष 3 तरह से अपना पद छोड़ सकते हैं। पहला, अगर वो लोकसभा के सदस्य ही न रहें, जो कि स्वाभाविक है। हाँ, वो तो है ही। दूसरा, वे खुद उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दें। और तीसरा, जो हमारी चर्चा का केंद्र है, हाँ, कि लोकसभा के सदस्य एक प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा दें। और इसी प्रस्ताव के लिए एक खास तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर एक और बड़ा अंतर सामने आता है। राष्ट्रपति के लिए विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है।
प्रभावी बहुमत, रुकिए, तो मैंने पहली बार सुना है। हमने स्कूल में साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के बारे में तो पढ़ा था। ये प्रभावी बहुमत क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए, विशेष बहुमत का मतलब था सदन की कुल सीटों का 2/3, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसे थोड़ा और आसान कीजिए। तत्कालीन से क्या मतलब है? इसका मतलब है उस समय सदन में असल में कितने सदस्य हैं। मान लीजिए लोकसभा की कुल सीटें 543 हैं, ठीक है। लेकिन चुनाव के बाद से 3 सदस्यों का निधन हो गया और उनकी सीटें अभी खाली हैं, रिक्त हैं, तो सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या हुई 543 3 यानी 540। अच्छा, अब प्रभावी बहुमत होगा इस 540 का बहुमत, यानी आधे से एक ज्यादा, जो हुआ 271। समझ गया। तो ये कुल सीटों के बहुमत 272 से थोड़ा अलग है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये बोलो कि अगर सत्ताधारी पार्टी के पास सदन में अच्छा बहुमत है तो उनके लिए अध्यक्ष को हटाना सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के महाभियोग के मुकाबले काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल, और यही डिजाइन है। लेकिन यहीं पे संविधान निर्माता एक सेफ्टी वॉल्व भी लगा देते हैं। अच्छा, वो क्या है? प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं है। पहला सेफ्टी वॉल्व है कि ऐसा प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले अध्यक्ष को लिखित नोटिस देना जरूरी है। 14 दिन का नोटिस? और दूसरा, जब प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है तो उसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो ये 14 दिन का नोटिस और 50 सदस्यों की शर्त, ये एक तरह से प्रक्रिया को गंभीर बनाती है। हाँ, मतलब ये किसी क्षणिक गुस्से या राजनीतिक बदले की भावना से अध्यक्ष को अस्थिर करने से रोकती है। एकदम सही। ये सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव लाने के पीछे कोई ठोस वजह और पर्याप्त राजनीतिक समर्थन हो। ये सदन के मुखिया के पद की गरिमा की रक्षा करता है। वो इस प्रक्रिया से हटाने की कोशिश हुई है? हटाया तो आज तक किसी को नहीं गया है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश हुई थी। कब? और वो भी भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ। साल था 1954। पहले ही अध्यक्ष के खिलाफ? ये तो बड़ी बात है। क्या हुआ था उस समय? उस समय विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मावलंकर जी के खिलाफ प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था। उन पर आरोप थे कि वो सदन में निष्पक्ष नहीं है और सत्ता पक्ष का साथ देते हैं। जब इस प्रस्ताव पर बहस हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद इसका जवाब दिया। नेहरू ने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद सदन की स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक है। सही है। और इस पर हल्के फुल्के आरोप लगाना पूरे सदन का अपमान करने जैसा है। उन्होंने कहा कि हम अध्यक्ष के फैसलों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत पर सवाल उठाना एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत करेगा। और फिर प्रस्ताव का क्या हुआ? बहस के बाद जब प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो वो बुरी तरह गिर गया। तो इस घटना ने एक तरह से अध्यक्ष के पद की अहमियत को और मजबूत कर दिया। बिल्कुल, इसने एक मिसाल कायम की कि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कोई साधारण राजनीतिक हथियार नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में और मजबूत सबूतों के साथ ही किया जाना चाहिए। सही कहा आपने। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए कि स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव टेबल पर आ गया है, 50 सदस्यों का समर्थन भी मिल गया और उस पर सदन में बहस होनी है। उस समय कार्रवाई की अध्यक्षता कौन करता है? क्या अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस क्षण उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो फिर कौन करता है? उस समय उपाध्यक्ष या पैनल का कोई और सदस्य सदन चलाता है। लेकिन अध्यक्ष को एक सामान्य सदस्य के तौर पर सदन में बैठने, बहस में हिस्सा लेने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। और वो वोट भी कर सकते हैं? हाँ, वो पहली बार में एक सामान्य सदस्य की तरह वोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प नियम है। वो क्या है? आमतौर पर जब किसी प्रस्ताव पर वोट बराबर यानी टाई हो जाते हैं, तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट डालते हैं। हाँ। लेकिन जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव ही सदन में हो, तो वो ये निर्णायक मत नहीं दे सकते। वाह, मतलब आप खेल में खिलाड़ी तो रह सकते हैं, पर रेफरी की सीट ही आपसे ले ली जाती है। ये तो निष्पक्षता का बड़ा दिलचस्प नियम है। बिल्कुल, यह सुनिश्चित करता है कि वो अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश ना कर सकें। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। एक आखिरी सवाल इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, जब लोकसभा भंग हो जाती है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, तब अध्यक्ष के पद का क्या होता है? क्या उनका पद भी खत्म हो जाता है? ये भी एक आम गलतफहमी है।
नहीं, लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो तब तक अध्यक्ष रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? ये सदन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए है। लोकसभा एक संस्था के तौर पर कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ उसके सदस्य बदल जाते हैं। अध्यक्ष उस संस्था के प्रमुख के तौर पर बने रहते हैं ताकि नई लोकसभा के गठन तक प्रशासनिक काम और सदन की पहचान बनी रहे। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ है। अध्यक्ष को इम्पीच करने की बात संवैधानिक रूप से सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी प्रक्रिया अनुच्छेद 94C के तहत एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें प्रभावी बहुमत की जरूरत होती है। ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 वाले विशेष बहुमत और अर्धन्यायिक प्रक्रिया से मतलब जमीन आसमान का फर्क रखती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। संवैधानिक अनुच्छेद, बहुमत का प्रकार और प्रक्रिया का आधार, ये तीनों ही इसे महाभियोग से अलग बनाते हैं। तो ये लोकसभा के भीतर की एक आंतरिक जवाबदेही की प्रक्रिया है। हाँ, जिसे सदन अपने ही मुखिया पर लागू करता है। ये पूरी जानकारी इस प्रक्रिया को लेकर कई भ्रम दूर करती है। ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान में हर पद की जवाबदेही के लिए कितनी सोची समझी और सटीक व्यवस्था की गई है। हाँ, और इस पूरी व्यवस्था को लेकर एक विचार मन में आता है। अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया को न तो बहुत आसान बनाया गया है और न ही राष्ट्रपति के महाभियोग जितना मुश्किल। इसे इतना मुश्किल इसलिए रखा गया है, जैसा कि मावलंकर वाले मामले में नेहरू ने कहा था, ताकि पद की गरिमा बनी रहे और छोटे-मोटे राजनीतिक कारणों से अध्यक्ष को अस्थिर न किया जा सके। और शायद इतना आसान इसलिए रखा गया है कि अगर अध्यक्ष सच में सदन का विश्वास खो दें तो बहुमत उन्हें हटा सके। सदन ही सर्वोच्च है। सही पकड़ा आपने। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना चाहिए। ये पूरी व्यवस्था अध्यक्ष की निष्पक्षता की जरूरत और इस राजनीतिक सच्चाई के बीच कैसे संतुलन बनाती है कि अध्यक्ष भी आखिरकार किसी एक राजनीतिक दल के टिकट पर ही चुनाव जीतकर आते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सदन का निष्पक्ष संचालक होने की जिम्मेदारी और एक सदस्य के तौर पर उनकी राजनीतिक पहचान, इस दोहरी भूमिका के बारे में ये संतुलन हमें क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सेहत तय करता है।